हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लुईस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की असीमित पूर्ति का लुईस मॉडल शुरू किया था, जिसमें हमने बात की कि लुईस मानते हैं कि जो अलग विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें ड्यूअलिज्म या दोहरापन पाया जाता है। उनमें इसमें अर्थव्यवस्था में दो तरह के क्षेत्र होते हैं, कैपिटलिस्ट सेक्टर और दूसरा सबसिस्टेंस सेक्टर, या जिसे हम पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो पिछड़ा हुआ प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो श्रम की जो असीमित पूर्ति है, इस असीमित श्रम शक्ति का प्रयोग करके पूंजी निर्माण को बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। फिर हमने इसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस की बात की थी, और फिर हमने इसके फीचर्स शुरू किए थे लुईस मॉडल के, जिसमें फ़र्स्ट फीचर हमने बात की थी मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर की, और सेकंड फीचर जो मेन है कैपिटलिस्टिक सरप्लस की पूंजीवादी अधिक्य किस तरह से उत्पन्न होता है अलग विकसित अर्थव्यवस्था में, और इस पूंजीवादी अधिक्य को आगे निवेश करके किस तरह से अधिक श्रमिकों को रोज़गार दिया जा सकता है और आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। ये सब बातें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में की। आज हम इसी क्वेश्चन को आगे, इसकी फीचर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो थर्ड फीचर है वो है कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू बैंक क्रेडिट, बैंक साख द्वारा पूंजी निर्माण। प्रोफेसर लुईस का ये कहना है कि जो पूंजी निर्माण है वो लाभों के अतिरिक्त बैंक साख के द्वारा, बैंक साख के सृजन से भी किया जा सकता है, या बैंक क्रेडिट से भी पूंजी निर्माण किया जा सकता है। बैंक क्रेडिट से पूंजी की मात्रा बढ़ती है, जिससे वास्तविक आय में वृद्धि होगी, और इसका जो प्रभाव है उत्पादन और रोजगार दोनों को बढ़ाने पर होगा। परंतु ये जो पूंजी निर्माण है थोड़े समय के लिए कीमतों में स्फीतिकारिक वृद्धि ला सकता है, या हम कहें इन्फ्लेशन की स्थिति आ सकती है इस बैंक साख के द्वारा अगर हम पूंजी निर्माण करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों ये स्फीतिकारी है ये पूंजी निर्माण? क्योंकि पूंजीवादी क्षेत्र में हमने जो अतिरिक्त श्रम को मजदूरी का भुगतान अगर साख मुद्रा में से कर दिया तो उससे उसकी जो क्रय शक्ति आय तो बढ़ जाएगी, लेकिन उपभोक्ता वस्तुओं का जो उत्पादन है वो लगभग एक स्थिर रहता है। लेकिन ये एक टेम्परेरी स्थिति है, क्योंकि जैसे जैसे जो पूंजीगत पदार्थों के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें गिरने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से लुईस का ये मानना है कि बैंक साख के द्वारा पूंजी निर्माण के फलस्वरूप जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, वो सेल्फ लिक्विडेटिंग है। नेक्स्ट फीचर है एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, विकास प्रक्रिया का अंत। जो भी हमने पीछे विकास प्रक्रिया की शुरुआत की बात की थी कि किस तरह से जो सबसिस्टेंस सेक्टर में जो अतिरिक्त श्रमिक हैं उनको कैपिटलिस्ट सेक्टर में, पूंजीवादी क्षेत्र में रोजगार देकर विकास प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है या विकास प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग ये जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई ये अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। इस प्रक्रिया का कई कारणों से अंत हो जाता है, या एक बिंदु पर आकर उसे रुकना ही पड़ेगा। तो आगे फिर वो उन कारणों को भी बताते हैं जिन कारणों से जो ये विकास प्रक्रिया है रुक सकती है। इसमें सबसे पहला मेन रीज़न ये देते हैं कि जब मान लो बेरोज़गारी समाप्त हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट सभी श्रमिकों को रोज़गार मिल जाएगा जो असीमित जिनकी पूर्ति थी, उसके बाद श्रमिकों की मांग बढ़ने लग जाती है, इसलिए मजदूरी की दरें बढ़ने लग जाएंगी। दूसरी बात है कि जब सबसिस्टेंस सेक्टर से जीवन निर्वाह क्षेत्र में, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रेशर कम हो जाएगा, कम होने के कारण जो मजदूरी की दर है इस क्षेत्र में वो बढ़कर पूंजीवादी क्षेत्र के बराबर हो जाएगी। इसलिए क्या होगा इस स्थिति में, अब पूंजीवादी क्षेत्र में अगर आपको काम पे लगाना है लोगों को, वो अतिरिक्त मजदूरी देकर ही या मजदूरी की दर बढ़ाकर ही लगाए जा सकेंगे। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो कैपिटलिस्टिक सरप्लस उत्पन्न होता था या तो वो बहुत कम हो जाएगा या फिर समाप्त हो जाएगा। थर्ड मेन रीज़न है इस प्रक्रिया के अंत होने का कि जब सबसिस्टेंस सेक्टर में उत्पादन की नई नई तकनीक अपनाई जाने लगती हैं तो उससे क्या होता है, उनमें मजदूरों की जो सीमांत उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वो मजदूर भी अधिक मजदूरी की मांग करते हैं। नेक्स्ट है पूंजीवादी क्षेत्र में जो निर्वाह क्षेत्र से अधिक विकास होने के कारण, पूंजीवादी क्षेत्र का निर्वाह क्षेत्र से क्योंकि ज़्यादा विकास है तो अनाज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, व्यापार की शर्तें हैं, वो मतलब सबसिस्टेंस सेक्टर के फेवर में हो जाएंगी। तो इससे इस क्षेत्र के लोग भी पूंजीवादी क्षेत्र में जाने के लिए अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। और एक और मेन रीज़न हो सकता है लेबर यूनियन का, ट्रेड यूनियन का, कि कई बार पूंजीवादी क्षेत्र में जो ट्रेड यूनियंस के दबाव के कारण भी मजदूरी की दर को काफ़ी बढ़ाना पड़ता है।
तो इन सब कारणों से क्या होगा, जो पूंजीवादी क्षेत्र का सरप्लस या आधिक्य था, जो अलग विकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति के कारण उत्पन्न हुआ था, वो समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होगा, पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी और आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी, कि लुईस जो हैं वो खुली अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं अपने मॉडल में। लुईस के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने देखा कि जब हमने जो उपरोक्त कारण किए, किसी भी इकोनॉमी में जब इन सभी रीजंस के कारण अगर आर्थिक विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, तो लुईस दो तरह के सजेशंस देते हैं ताकि विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा जा सके। उसमें सबसे पहला मेन एक जो उपाय है, फर्स्ट है माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स, श्रमिकों का प्रवास करवाकर, और दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी का निर्यात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स की, कि लुईस का ये मानना है कि जब अलग विकसित देशों में जब मतलब विकास की प्रक्रिया रुकने की कगार पे है, क्योंकि वहाँ पे श्रमिकों की पूर्ति समाप्त हो गई है या श्रमिक नहीं मिल पा रहे, तो क्या किया जाए, जो अन्य अलग विकसित देश हैं उनसे बड़े पैमाने पर श्रमिकों को माइग्रेट करवाया जाए अपने देश में, क्योंकि ये श्रमिक कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप क्या होगा, कैपिटलिस्टिक सरप्लस पैदा होगा, फिर उस सरप्लस को निवेश किया जाएगा, तो फिर आर्थिक विकास की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वो एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं कि पूंजी का दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा, अपने देश में जो अचल पूंजी है उसकी कमी हो जाएगी। पूंजी की कमी होने के कारण श्रमिकों की मांग भी कम हो जाएगी, और श्रमिकों की मांग कम होने के कारण देश में मजदूरी की दरें कम हो जाएंगी। तो इस तरह से ये वो दो सजेशंस देते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों ही पॉसिबिलिटी लुईस ने रद्द कर दी, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स या दोनों ही सजेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं। श्रमिकों का प्रवास भी दूसरे देशों से संभव नहीं है इतना आसानी से, और दूसरा वो पूंजी के निर्यात की जब बात करते हैं तो वो भुगतान शेष से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की भी बात करते हैं। तो इस तरह से पहले उन्होंने ये दो सजेशंस दिए, लेकिन बाद में इन्होंने इनकी संभावनाएं उन्होंने खुद ही रद्द भी कर दी। तो ये थे मेन लुईस मॉडल की कुछ मेन विशेषताएं जिन पे लुईस का मॉडल बेस्ड है। तो लुईस मॉडल का मेन फीचर ये है कि ये बहुत ही स्पष्ट ढंग से, बहुत ही सिंपल तरीके से विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं, और इसमें ये स्पष्ट किया उन्होंने कि किस तरह से अलग विकसित देशों में पूंजी संचय होगा जहाँ पर पूंजी का अभाव है और श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुईस मॉडल की क्रिटिसिज्म्स की या लुईस के मॉडल की आलोचनाओं की। इसमें सबसे पहली मेन आलोचना है लिमिटेड स्कोप या सीमित क्षेत्र, कि जो आलोचक हैं वो इस मॉडल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इस सिद्धांत का काफ़ी सीमित क्षेत्र है, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ उन्हीं अलग विकसित देशों पे लागू होगा जहाँ पर असीमित पूर्ति है श्रमिकों की या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जैसे कि दक्षिण अफ्रीका है या लैटिन अमेरिका में श्रमिकों की पूर्ति असीमित नहीं है, इसलिए ये सिद्धांत उन अलग विकसित देशों में लागू नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं अलग विकसित देशों पे लागू होगा जहाँ पर श्रमिकों की असीमित पूर्ति है, अनलिमिटेड सप्लाई है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ लेबर इज़ नॉट ईजी। श्रम की गतिशीलता भी इतनी आसान नहीं होती जैसा लुईस का मानना है। अलग विकसित देशों में एक और तो मतलब कास्ट सिस्टम है या धार्मिक उनके जो रीति रिवाज हैं उनके कारण भी जो व्यवसायिक गतिशीलता या बिजनेस जो हम कहें मोबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। दूसरी ओर लैंग्वेज का डिफरेंस, खान पान का, रहन सहन का डिफरेंस, ये इन सब कारणों के कारण या अपने परिवार से लगाव है, अपनी भूमि से लगाव है, इन सब कारणों से भी जोग्राफिकल जो मोबिलिटी है या भौगोलिक गतिशीलता वो भी काफ़ी कम रह जाती है। इसलिए श्रमिकों की गतिशीलता इतनी आसान नहीं है जितनी कि लुईस बात करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट सब्सिस्टेंट वेजेस इज नॉट पॉसिबल, कि स्थिर जीवन निर्वाह मजदूरी भी संभव नहीं है। लुईस ने अपने मॉडल में ये माना है कि जो जीवन निर्वाह क्षेत्र है, सब्सिस्टेंस सेक्टर है, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उनको मिलने वाली जो मजदूरी की दर है वो हमेशा जीवन निर्वाह के बराबर ही रहेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वास्तव में जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र में भी श्रमिकों का जब दबाव बढ़ता है उसके कारण उनकी जो एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो भी श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। इसलिए जीवन निर्वाह क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ेगी तो पूंजीवादी क्षेत्र में भी मजदूरी बढ़ेगी और पूंजी का आधिक्य प्राप्त नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीवन निर्वाह क्षेत्र में मजदूरी स्थिर रहे। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कुशल श्रमिकों की कमी।
अब लुईस ने अपने मॉडल में ये भी माना कि अगर मान लीजिए अकुशल श्रमिक हैं तो उनको आसानी से ट्रेनिंग देकर आसानी से कुशल बनाया जा सकता है, और उनके लिए श्रमिकों की जो कुशलता है वो कोई खास बड़ी बाधा नहीं है विकास के मार्ग में। लेकिन एक्चुअल लाइफ में या वास्तव में जो अकुशल श्रमिक हैं, अनट्रेन्ड वर्कर हैं, उनको जो ट्रेनिंग देनी है, उनको कुशल बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी मात्रा में धन भी चाहिए और समय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास में कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का जो अभाव है वो काफ़ी बड़ी कठिनाई बन सकता है या है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों की कमी, कुशल उद्यमियों की कमी। अब लुईस के मॉडल में ये भी एक मेन मान्यता ली गई है कि इनमें उद्यमी पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, इसलिए असीमित श्रम शक्ति का ईजिली प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अलग विकसित देशों में योग्य उद्यमियों की कमी पाई जाती है और इसके अभाव में आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म का पॉइंट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ नॉट ज़ीरो। लुईस मानते हैं कि जो छिपी बेरोजगारी है, जो बैकवर्ड सेक्टर में काम कर रही है, उनमें उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ज़ीरो है। लेकिन प्रोफेसर सेन हैं, शुल्ट्ज़ हैं, इनका ये मानना है कि लुईस की ये धारणा गलत है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होती और मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी हर लेबर की ज़रूर होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज़ नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग, मुद्रास्फीति स्वयं विनाशक नहीं होती। जैसा कि लुईस ने अपने मॉडल में बात की कि बैंक साख लेकर जो पूंजी निर्माण किया जाएगा उसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति पैदा होगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ठीक नहीं है। ऐसी मान्यता भी उनकी सही नहीं है, क्योंकि जो आलोचक हैं इसी बात को लेकर उनकी आलोचना करते हैं कि भारत जैसे अलग विकसित देशों के उदाहरण देते हुए ये कहते हैं कि अगर इन जैसे देशों में अगर एक बार मुद्रास्फीति आरंभ हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म सेविंग इज़ नॉट ओनली डन बाय कैपिटलिस्टिक सेक्टर, कि पूंजीवादी क्षेत्र के द्वारा ही अकेली बचत नहीं की जाती। लुईस ने अपने मॉडल में ये माना कि अलग विकसित देशों में केवल पूंजीवादी क्षेत्र ही बचत करता है, लेकिन इन देशों में जो देश का जो घरेलू क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है, वो भी काफ़ी मात्रा में बचत करता है। और इस तरह से आर्थिक विकास की प्रक्रिया केवल पूंजीवादी क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है वन साइडेड थ्योरी या एक पक्षीय सिद्धांत। जो लुईस का मॉडल है वो एक पक्षीय सिद्धांत है, जो एक पक्ष की बात करता है। वो कृषि क्षेत्र में विकास की संभावना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र की ही बात की अपने मॉडल में कि जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो अतिरिक्त श्रम है उसका हस्तांतरण होने के कारण जब औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा तब खाद्यान्न और कच्चे माल की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी और इससे कृषि क्षेत्र का विकास हो जाएगा। लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास की वो ज़्यादा संभावनाओं की बात नहीं करता अपने मॉडल में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लुईस के आर्थिक विकास के मॉडल में कई दोष हैं, लेकिन फिर भी ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया की स्पष्ट व्याख्या करता है। इस मॉडल में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की भी डिस्कशन की गई है। जनसंख्या वृद्धि हो गई, चाहे वो मुद्रास्फीति है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात है, चाहे पूंजी निर्माण, तकनीक की प्रगति, इन सब तत्वों का इन्होंने अपने मॉडल में विश्लेषण किया है। और ये सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या करता है कि अलग विकसित देशों में श्रम की अधिक्य और पूंजी की कमी के कारण भी पूंजी निर्माण कम रहता है और इस अधिक्य श्रमिक को ही यूज़ करके पूंजी निर्माण के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।